यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव ये देवता हैं। आप प्रकृति चक्र के संचालन का प्रबंधक भी हैं। प्रकृति चक्र के अंदर पेड़ पौधों का चक्र, जीवन चक्र चल रहा है। उसी पेड़ पौधों के जीवन चक्र में मनुष्य का जीवन चक्र भी साथ साथ घूम रहा है। उसी पेड़ पौधों के चक्र से मनुष्य का जीवन चक्र निकलता है। उसी के सेवन पर आधारित मनुष्य की सारी क्रियाएं चल रही है। इन सारे कार्यकलापों में आपका हाथ है। आप सारे इसके प्रबंधक हैं। कालबद्ध, अद्वितीय, अनूठा, अनुशासित सारी रचना चल रही है। लगातार कितना करोड़ वर्ष से चल रही है। मनुष्य को मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, कितना चलेगा, ये आपको मालूम हो सकता है, लेकिन अद्भुत ये सृष्टि की रचना और अद्भुत कार्य आपके जिम्मे माता ने सौंपा है। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनुष्य जो बने उसको सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के गुण से ओतप्रोत किया जाए। और जो लोग हैं जगत में, और आप शेल में भी आपका निवास है, विवेक है, और शेल के संग से पूरा हमारा तन बनता है और मन क्या में भी बनता है। सब में आप विवेक हैं। वहाँ भी थोड़ी सी चैतन्यता दीजिए ताकि इंद्रियों में फंसकर और मनुष्य पूरा का पूरा बीमार अपने को न बना ले, और कम से कम मनुष्यता की भाव उसमें बनी रहे। इसकी कृपा तो आपको करनी है, क्योंकि आप ही सृष्टि के संचालक शक्ति हैं। निर्मात्री शक्तियों के साथ के सहयोग से आप सृष्टि के को कलाविद ढंग से प्रतिक्षण परिष्कृत करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। बिना आपके कृपा का संभव नहीं है मनुष्य को के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करना। ऐसी स्थिति में आपसे बार बार निवेदन है कि आप कृपा करें। आज एक और बात है कि पूरे समाज में एक इतिहास है। सभ्यता के बाद जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वाली संस्कृति बनी, तब सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के आधार पर समाज रचना के लिए अवतार हुए। आप भी कुछ इन्हीं जीव जंतुओं में, पुरुषों में कहीं कोई अवतार पैदा कर दीजिए, जिससे कि फिर से वो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के आधार पर समाज रचना चलने लगे और आयुर्वेद की मर्यादा मिल जाए। आयुर्वेद के अनुसार लोग चलने लगे। इस पर विचार करिए और आप कृपा करिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में कोई भी ऐसी बात मनुष्य के सूक्ष्म और स्थूल शरीर के संदर्भ में नहीं है जो नहीं चर्चा में आई हो। जीवन कला है आयुर्वेद। उस कला को अनुभूत कला है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उसे दिया है। आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से 1.5-2 लाख वर्ष पहले वो था।
उसको आज भी काटा नहीं जा सकता, उसको किसी भी प्रकार से कम नहीं की जा सकती। जितने मॉडर्न साइंस के रिसर्च हैं, जितने गुणधर्म की चर्चाएं की जाती है, शुरू में भले वह कह दिया जाता है कि गलत है, लेकिन बाद में रिसर्च इत्यादि में आता है तो फिर वही पुरानी बातों को ही सिद्धि मिलती है, उसी को नए शैली से कसौटी पर कस के लोग उसकी मान्यता देते हैं। लेकिन उस मान्यताओं को भी पूरे जगत में फैलाने का, देश के लोगों के बीच में फैलाने का, फिर से उस मान्यताओं को स्थापित करने के लिए कहीं कोई सोच नहीं है, कहीं कोई संवेदना नहीं है, कहीं कोई क्रियाकलाप नहीं चल रही है। ऐसे में स्वस्थ बीमार की संख्या बढ़ रही है, मनुष्य प्रलय की ओर जा रहा है, लगता है कि बीमार होकर ही मर जाएगा। यह आज का समय, यह कार्यक्रम आयुर्वेद के संदेश को सुनाने के लिए मैं आयोजित करता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ और आपसे लगातार निवेदन है कि आप जगिए। आपके भीतर माने भी सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, सारी प्रकृति भरी हुई है। आप जैसे अपने भीतर सोचेंगे कि हम कैसे स्वस्थ होंगे, तो आपको स्वयं समझ में आने लगेगी कि स्वस्थता के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्वस्थ सभ्य सामाजिक जीवन में कुछ कार्यक्रम जो हम लोग अपना लिए हैं, उसमें आज हमारे बात पित्त कफ की क्या स्थिति है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग अभी बात कर रहे हैं थोड़ा दिन से। इसमें अभी हम लोग बात और पित्त के संदर्भ में बातचीत कर लिए हैं, कफ पर भी थोड़ा सा पीछे बातचीत हुई है। आज जो है वो हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपको कफ के पीरियड में एनर्जी कैसे मिलेगी, आपके मस्तिष्क को बल कैसे मिलेगा। कफ के में जो कफ है वह अकेली शक्ति नहीं है, और मानी अणुओं का कोशिकाओं का एक मेल से बनता है। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र सभी धातुओं में कोशिकाएं रहती है। प्रत्येक धातु की कोशिकाओं का शक्ल सूरत अलग होता है, उसके कार्य व्यापार भी अलग होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन परिवर्तित होता है अणु में। इस अणु को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान वायराइड कहता है। उन वायराइड के आपस के मेल से, मैथुनी चक्र से वह एक सेल का स्वरूप धारण करता है। वह भी मनुष्य की एक इकाई के, मनुष्य के ही के जैसा सारा कुछ उसका कार्यकलाप है, लेकिन वह उसका आयु बहुत छोटा है, 3 मिनट 2 मिनट ऐसा बहुत छोटा आयु है। उस आयु के क्रम से वो बार बार जन्म लेता है, फिर से परिवर्तित होते हुए हमारी कोशिकाएं बनता है। कोशिकाओं से प्लाज्मा बनती है। आयुर्वेद के अनुसार रस बनता है। रस से रक्त रक्त में परिवर्तित होता है। रक्त जो है मांस में परिवर्तित होता है। मांस जो है मेद में परिवर्तित होता है। मेद हड्डी में परिवर्तित होता है। हड्डी मज्जा में परिवर्तित होते हुए रक्त इत्यादि वहाँ बनाते हुए वीर्य में परिवर्तित होता है, ओज में परिवर्तित होता है। तो इस क्रिया में जो ये शरीर की जो भीतर की क्रिया है, यह कफ के ही दायरे की सारी क्रिया है। इसमें अगर हम किसी प्रकार की एनर्जी की बात करें कि कैसे हमारी इसमें एनर्जी मिलेगी हमारे भीतर, तो कफ को के पाचन की अग्नि अगर हमारी मजबूत रहे, चयापचय क्रिया अगर हमारा मजबूत रहे, तो हमको एनर्जी कफ में मिलती है। कफ में बहुत जल्दी कमजोरी नहीं होती है, जितना पित्त में कमजोर हो जाता है आदमी, कफ में उतना कमजोरी नहीं मिलती है। कफ का जो सेल है, सेल के जो समूह है और ये धातु है, धातु के जो समूह है, इनका ठीक
पाचन या ठीक ठीक परिवर्तन अगर होता है, धात्वग्नि और पाचकाग्नि दोनों ठीक रहती है तो हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना है कि प्रकृति साम्य शैली में हमें ज़्यादा चलना है। सूरज की सुबह में ठीक ढंग उठना है। 10 बजे तक ले हमारा सारा अपना कार्यकलाप पूरा करके जो भी भोजन करना है कर लेना है। 10 बजे से 4 बजे तक अगर हम भोजन भात रोटी दाल सब्जी नहीं करते हैं, कफकारी पदार्थ का भोजन नहीं करते हैं, तो प्रकृति की ओर से हमारी अग्नि को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो हम उसका लाभ हमको मिल जाती है। 4-5 बजे तक योग किया कर चलती है। उसके बाद फिर वायु का पीरियड आ जाता है, कफ का पीरियड फिर आ जाता है, फिर हमारा भोजन पचता है, ऊर्जा मिलती है। तो सुबह में उठना, सूर्योदय के साथ उठना, 10 बजे तक ले अपनी सारी क्रियाकलाप निर्वाह करके भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद में फिर 4 बजे तक ले अगर भूख लगती है तो कफकारी पदार्थ नहीं बल्कि रुक्ष थोड़ा सा लेना चाहिए। भात रोटी दाल सब्जी छोड़ के भूंजा फल खाना चाहिए। 4-5 बजे के बाद फिर आप भात रोटी दाल सब्जी जो भी खाना है खाइए और मांसाहार से बचिए। ऐसी अगर आप करते हैं तो कफ के पीरियड में भी, कफ के व्यवस्था में भी आपको एनर्जी बनी रहेगी। और प्रकृति की अग्नि जब तक ले आपको नहीं मिलेगी, प्रकृति की अग्नि अस्थायित्व, प्रकृति के द्वारा आपकी अग्नि को अस्थायित्व नहीं किया जा रहा है, किया जाएगा, तब तक आपके सेल के पाचन की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रकृति साम्य शैली में आपको रहना है, स्नान भी करना है, तैलाभ्यंग भी करना है, योगासन भी आपको करना है। और थोड़ा सा स्मरण शक्ति के लिए जड़ी बूटियों में आपको ब्राह्मी, बच्च इत्यादि का भी सेवन थोड़ा बहुत करना है। इस तरह से यह आप स्वस्थ रह सकते हैं। कफ के पीरियड में भी आपको एनर्जी मिल सकती है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। आगे फिर हम लोग बीमारी पर कुछ बात करेंगे। धन्यवाद।